दोस्तों, मधुपुर शहर का एसपी एक वेश्या से शादी कर लेता है। मधुपुर की तंग गलियों में जहां रात का सन्नाटा और दिन का शोर एक दूसरे से टकराते थे, एक औरत अपनी छोटी सी बेटी को गोद में लिए तेज कदमों से चल रही थी। उसका नाम प्रीति था। उसकी साड़ी फटी हुई, चेहरा थकान से भरा, लेकिन आंखों में एक अजीब सी आग थी, शायद उम्मीद की या शायद बदले की। उसकी बेटी, जिसका नाम आंचल था, भूख से सुस्त पड़ी थी। प्रीति आज एक अनजान रास्ते पर थी जहां बड़े लोग आते जाते थे। उसने सुना था कि शायद कोई उसकी पुकार सुन ले। सड़क के किनारे एक काली जीप रुकी। प्रीति ने हिम्मत जुटाई और बेटी को सीने से लगाते हुए जीप की खिड़की के पास पहुंची। उसने कांपती उंगलियों से खिड़की पर दस्तक दी। जीप में बैठा शख्स सादा कपड़ों में था, सफेद शर्ट, काली पैंट और चेहरे पर एक गहरी उदासी। प्रीति ने उसे कोई सादा सा आदमी समझा। उसकी आवाज में दर्द और लाचारी थी। साहब, मेरी बेटी कई दिन से भूखी है। आप मुझसे जो चाहें ले लें, बस कुछ पैसे दे दें। वो शख्स कोई और नहीं, मधुपुर का नया एसपी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अभिषेक राजपूत था। वह चौंक गया। दिन भी ढला नहीं था और ये औरत, जिसके चेहरे पर मासूमियत के साथ साथ एक गहरी मजबूरी झलक रही थी, अपने जिस्म का सौदा करने को तैयार थी। उसने प्रीति को गौर से देखा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन एक मां की बेबसी भी साफ दिख रही थी। अभिषेक ने अपनी आवाज को नरम रखते हुए कहा, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। प्रीति का दिल जोर से धड़का। उसने आंचल को और कसकर पकड़ा। साहब, आप मुझे छुएंगे नहीं, ना ही कोई गलत काम कराएंगे? उसकी आवाज में शक था। अभिषेक ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। प्रीति ने एक पल सोचा। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। आंचल की भूख और उसकी अपनी बेबसी उसे अभिषेक की जीप में बैठने को मजबूर कर रही थी। वो बेटी को गोद में लिए जीप में बैठ गई। जीप मधुपुर की भीड़ से निकलकर एक सादे से बंगले के सामने रुकी। बंगला बाहर से सादा था, लेकिन साफ सुथरा। अभिषेक ने दरवाजा खोला और प्रीति को अंदर आने का इशारा किया। घर में सन्नाटा था, न कोई नौकर न कोई परिवार। अभिषेक ने बताया कि वो अकेले रहते हैं। उनकी बीवी की कई साल पहले मौत हो चुकी थी और उनका कोई बच्चा नहीं था। प्रीति का दिल और घबराया। उसने सोचा, क्या ये शख्स सचमुच उसकी मदद करेगा? प्रीति को बैठने को कहा गया और अभिषेक किचन की तरफ बढ़े। उन्होंने एक ग्लास पानी लाकर प्रीति की तरफ बढ़ाया। प्रीति ने पानी का ग्लास देखकर पीछे हटते हुए कहा, नहीं साहब, मैं पानी नहीं पीऊंगी। अभिषेक ने उसकी घबराहट समझी। उन्होंने बिना कुछ कहे वो ग्लास खुद अपने होठों से लगाया और पूरा पानी पी लिया। देखो, इसमें कुछ नहीं है। प्रीति का दिल थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन वो अब भी सतर्क थी। अभिषेक ने फिर कहा, चलो पहले खाना खाओ, फिर बात करेंगे। प्रीति ने मना किया, नहीं साहब, मैं खाना नहीं खाऊंगी, बस आप मुझे पैसे दे दें। अभिषेक ने हल्का सा गुस्सा दिखाते हुए कहा, अगर पैसे चाहिए तो पहले खाना खाओ, मैं कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं हूं। प्रीति ने आंचल की तरफ देखा जो भूख से बिलख रही थी। उसने हार मान ली। अभिषेक ने अपने हाथों से थाली में खाना परोसा, रोटी, दाल और एक सब्जी। उन्होंने आंचल के लिए एक गिलास दूध भी लाया। प्रीति ने आंचल को दूध पिलाया और खुद भी थोड़ा सा खाना खाने लगी। अभिषेक भी उनके साथ बैठकर खाना खाने लगे। प्रीति को यह सब अजीब लग रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई अजनबी शख्स इतनी इज्जत से उसका ख्याल रखेगा। खाना खत्म होने के बाद अभिषेक ने प्रीति से पूछा, तुम इस रास्ते पर क्यों आई? तुम्हारी क्या मजबूरी है? प्रीति की आंखें भर आईं। उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। साहब, मेरा नाम प्रीति है। मेरे शौहर एक ट्रक ड्राइवर थे। 2 साल पहले उनका सड़क हादसे में इंतकाल हो गया। मेरे ससुराल वालों ने मुझे और मेरी बेटी को घर से निकाल दिया। मेरे शौहर ने कुछ जमीन और पैसे छोड़े थे, लेकिन मेरे जेठ और देवर ने सब हड़प लिया। उन्होंने मुझे धमकाया और कागजात पर जबरदस्ती मेरा अंगूठा लगवाया। मेरे पास कोई नहीं था जो मेरी मदद करता। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई काम नहीं मिला। मेरी बेटी भूखी मर रही थी, इसलिए मैंने ये गलत रास्ता चुना। अभिषेक का दिल पसीज गया। उन्होंने प्रीति से कहा, तुम ये काम छोड़ दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उन्होंने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और प्रीति को देते हुए कहा,
हर महीने तुम मुझसे पैसे लेने आया करो, लेकिन ये काम मत करना, और तुम्हारे शौहर की प्रॉपर्टी भी मैं तुम्हें वापस दिलवाऊंगा। प्रीति की आंखों में आंसुओं के साथ एक नई उम्मीद जागी। उसने अभिषेक के पांव छूने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसे रोक दिया। बस अब तुम अपनी बेटी का ख्याल रखो। कल सुबह मेरे साथ अपने गांव चलो, मैं तुम्हारे ससुराल वालों से बात करूंगा। सुबह सुबह अभिषेक अपनी जीप लेकर प्रीति के गांव चंद्रपुर पहुंचे। प्रीति अपनी बेटी को गोद में लिए उनके साथ थी। गांव में प्रीति के ससुराल का घर बड़ा और पुराना था। प्रीति के जेठ हरीश और देवर किशन दोनों भाई वहीं रहते थे। दोनों का गांव में अच्छा खासा दबदबा था। उनके पास पैसा था और स्थानीय नेता वीरेंद्र सिंह राव से उनका गहरा रिश्ता था। अभिषेक ने प्रीति के साथ उनके घर का दरवाजा खटखटाया। हरीश ने दरवाजा खोला और प्रीति को देखकर तंज करते हुए कहा, अरे तू यहां क्या लेने आई? अब क्या बचा है जो तू छीन लेगी? अभिषेक ने अपनी सख्त आवाज में कहा, मैं एसपी अभिषेक राजपूत बोल रहा हूं। प्रीति के शौहर की प्रॉपर्टी जो तुमने हड़प की है उसे वापस कर दो। हरीश और किशन एक दूसरे की तरफ देखकर हंसे। किशन ने व्यंग्य भरी आवाज में कहा, एसपी साहब, आप मधुपुर से आए हैं, लेकिन यहां हमारा दबदबा है, हमारे पास कागजात हैं, सब कुछ कानूनी है, आप जो मर्जी कर लो। अभिषेक का चेहरा गुस्से से तमतमा गया, लेकिन उन्होंने खुद को संभाल लिया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें आखिरी बार खबरदार कर रहा हूं, अगर तुमने प्रीति का हक नहीं दिया तो मैं कानून का रास्ता अपनाऊंगा। हरीश ने हंसते हुए कहा, कानून? साहब, यहां कानून हमारी जेब में रहता है, हमारे पास वीरेंद्र सिंह राव का साथ है, आप चाहें तो कोशिश कर लें। प्रीति की आंखों में मायूसी छा गई। उसे लगा कि शायद उसका हक का उसे कभी नहीं मिलेगा। अभिषेक ने प्रीति की तरफ देखकर कहा, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाकर रहूंगा। अभिषेक और प्रीति चंद्रपुर से मधुपुर लौट आए। जीप की खामोशी को आंचल की हल्की सी सिसकियां तोड़ रही थीं। प्रीति उदास थी। वो सोच रही थी, क्या उसका हक उसे कभी मिलेगा? अभिषेक ने उसकी चुप्पी को तोड़ते हुए कहा, प्रीति, तुम हिम्मत मत हारो, मैंने कहा ना, मैं तुम्हें इंसाफ दिलवाऊंगा। प्रीति ने हल्के से सर हिलाया, लेकिन उसके दिल में शक था। उसने देखा था, प्रीति ने देखा था कि हरीश और किशन कितने ताकतवर हैं। एक अकेला एसपी उनके सामने क्या कर पाएगा? लेकिन फिर भी अभिषेक की आवाज में जो आत्मविश्वास था, उसने प्रीति के दिल में एक छोटी सी उम्मीद जगा दी। मधुपुर पहुंचते ही अभिषेक ने प्रीति को अपने घर के पास एक छोटे से किराए के कमरे में ठहरने का इंतजाम कर दिया। उन्होंने प्रीति को कुछ पैसे दिए और कहा, तुम अपनी बेटी का ख्याल रखो, मैं कुछ दिनों में तुमसे मिलने आऊंगा, तब तक तुम कहीं मत जाना और न ही उस गलत रास्ते पर वापस लौटना। प्रीति ने शुक्रिया भरी नजरों से अभिषेक को देखा और कहा, साहब, आप मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हैं? मैं तो एक अजनबी औरत हूं। अभिषेक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, प्रीति, मेरी बीवी की मौत एक हादसे में हुई थी, वो भी तुम्हारी तरह अकेली थी जब मैं उससे मिला था। अगर मैंने उसकी मदद न की होती तो शायद वो आज जिंदा ना होती। मैं बस वही मदद तुम्हें देना चाहता हूं। प्रीति की आंखें नम हो गईं। उसने आंचल को सीने से लगाया और चुपचाप कमरे में चली गई। अभिषेक अपने दफ्तर पहुंचे। उनका जहन हरीश और किशन की बदतमीजी से भरा हुआ था। वो जानते थे कि यह मामला आसान नहीं होगा। दोनों भाइयों का वीरेंद्र सिंह राव से गहरा गठजोड़ था और शायद कुछ पुलिस वाले भी उनके साथ मिले हुए थे। अभिषेक ने अपने भरोसेमंद इंस्पेक्टर संजय पांडे को बुलाया। संजय एक तेज तर्रार और ईमानदार पुलिस अफसर था। अभिषेक ने उसे प्रीति की पूरी कहानी सुनाई। संजय ने गंभीरता से सब सुना और बोला, साहब, हरीश और किशन का चंद्रपुर में दबदबा है, उनके पीछे वीरेंद्र सिंह राव का हाथ है। अगर हमें प्रीति का हक दिलाना है तो हमें पहले राव के कनेक्शन को तोड़ना होगा। अभिषेक ने मेज पर रखा ग्लास उठाया और उसे उंगलियों में घुमाते हुए कहा, संजय, मुझे इन दोनों भाइयों के सारे गलत कामों की जानकारी चाहिए। इनके पास इतना पैसा कहां से आता है? क्या ये कोई गैर कानूनी धंधा करते हैं? और राव का इनसे क्या लेना देना है? मुझे हर छोटी बड़ी बात चाहिए। संजय ने सर हिलाया और बोला, साहब, मैं अपने कुछ मुखबिरों से बात करता हूं, लेकिन आपको भी सतर्क रहना होगा। अगर राव को भनक लग गई कि आप उनके करीबियों के पीछे पड़े हैं
तो वो आपके खिलाफ साजिश रच सकता है। अभिषेक ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। संजय, साजिश वही रचते हैं जो डरते हैं। मैं डरने वालों में से नहीं। तुम बस अपना काम शुरू करो। उधर प्रीति अपने छोटे से कमरे में आंचल के साथ वक्त गुजार रही थी। कमरा सादा था, लेकिन प्रीति के लिए यह किसी आशियाने से कम नहीं था। पहली बार उसे लगा कि शायद उसकी जिंदगी में कुछ अच्छा होने वाला है। उसने अभिषेक के दिए हुए पैसों से कुछ जरूरी सामान खरीदा। आंचल के लिए कपड़े, कुछ बर्तन और थोड़ा राशन। पड़ोस में रहने वाली एक अधेड़ उम्र की औरत सावित्री देवी प्रीति से मिलने आई। सावित्री ने प्रीति की कहानी सुनी और उसका हौसला बढ़ाया। बेटी, तूने जो रास्ता छोड़ा वो सही किया। अब तू अपनी बेटी के लिए एक नई जिंदगी शुरू कर। अगर तू चाहे तो मैं तुझे कुछ बुनाई का काम दिला सकती हूं। मेरी बहू की एक छोटी सी दुकान है, वहां तुझे काम मिल सकता है। प्रीति के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। आंटी, मैं बुनाई जानती हूं। अगर मुझे काम मिल जाए तो मैं अपनी बेटी को अच्छी परवरिश दे सकती हूं। सावित्री ने प्रीति का हाथ थपथपाया और बोली, ठीक है, मैं कल तुझे अपनी बहू से मिलवाऊंगी। प्रीति ने आंचल को गोद में उठाया और उसकी पेशानी पर एक बोसा दिया। उसने दिल ही दिल में अभिषेक को शुक्रिया कहा, जिनकी वजह से उसे ये नई शुरुआत मिल रही थी। लेकिन प्रीति की ये छोटी सी खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। एक रात जब वो अपनी दुकान से कमरे की तरफ लौट रही थी तो नकाबपोश लोग उसका रास्ता रोककर खड़े हो गए। प्रीति ने आंचल को कसकर पकड़ा और डरते हुए पूछा, कौन हो तुम लोग? मुझे जाने दो। एक नकाबपोश ने धमकी भरे लहजे में कहा। प्रीति, तू बहुत उछल रही है। अगर तुझे अपनी और अपनी बेटी की जान प्यारी है तो उस एसपी के पास वापस मत जाना, नहीं तो तुझे और तेरी बेटी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। प्रीति का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं कुछ नहीं कर रही, मुझे बस अपनी बेटी के लिए जीना है। नकाबपोश हंसते हुए चले गए, लेकिन प्रीति का दिल खौफ से भर गया। उस रात वो आंचल को सीने से लगाए रोती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अभिषेक पर भरोसा था, लेकिन ये डर भी था कि कहीं उसकी वजह से साहब की जान को खतरा न हो जाए। अगले दिन प्रीति ने सावित्री देवी को सारी बात बताई। सावित्री ने गुस्से में कहा, यह तो हद हो गई। प्रीति, तू डर मत, तुझे उस एसपी साहब को सब बता देना चाहिए। वो लोग तुझे डरा कर चुप कराना चाहते हैं। प्रीति ने घबराते हुए कहा, आंटी, अगर मैं साहब को बताऊंगी तो वो इन लोगों से भिड़ जाएंगे। उनके दुश्मन बहुत ताकतवर हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से साहब की जान को खतरा हो। सावित्री ने प्रीति का हाथ पकड़ा और बोली, बेटी, तू अकेली नहीं है, हम सब तेरे साथ हैं। और साहब अगर तेरी मदद कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो डरने वालों में से नहीं है। प्रीति ने सावित्री की बात मान ली। उसने फैसला किया कि अब और चुप रहना ठीक नहीं, वो सब कुछ अभिषेक को बताएगी। उस शाम जब आंचल सो गई, प्रीति ने हिम्मत जुटाई और सीधे अभिषेक के बंगले की तरफ चल दी। अभिषेक उस वक्त कुछ फाइलें पढ़ रहे थे। प्रीति को देखकर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आओ प्रीति, बैठो। आंचल कैसी है? प्रीति ने घबराई हुई आवाज में सारा किस्सा कह सुनाया। नकाबपोशों की धमकी, उनकी बातें और उसका डर। अभिषेक का चेहरा सख्त हो गया। उनकी आंखों में गुस्से की चमक थी, लेकिन आवाज में अब भी सुकून था। प्रीति, तुमने मुझे बताकर बहुत अच्छा किया। अब तुम फिक्र मत करो, मैं इन लोगों को ऐसा सबक सिखाऊंगा जो जिंदगी भर याद रहेगा। प्रीति ने कांपती आवाज में कहा, साहब, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपको कोई नुकसान हो। वो लोग बहुत खतरनाक हैं। अभिषेक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, प्रीति, मैं अपनी जिंदगी में इससे भी ज्यादा खतरनाक लोगों से टकरा चुका हूं। ये मेरी ड्यूटी है कि मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊं। तुम बस अपनी और आंचल की हिफाजत का ख्याल रखो, बाकी सब मैं देख लूंगा। फिर उन्होंने तुरंत इंस्पेक्टर संजय को फोन किया। संजय, प्रीति को फिर से धमकी मिली है। मुझे पूरा यकीन है कि इसके पीछे हरीश और किशन हैं। अब और इंतजार नहीं किया जा सकता, हमें उनके पूरे धंधे की जड़ तक जाना होगा। संजय ने जवाब दिया, साहब, मैंने अपने मुखबिरों से कुछ पक्की खबरें इकट्ठा की हैं। हरीश और किशन का गैर कानूनी शराब का कारोबार है, जिसमें वीरेंद्र सिंह राव भी बराबर का हिस्सेदार है। अगर हम इस धंधे को पकड़ लें तो राव भी फंस जाएगा। अभिषेक ने कहा, ठीक है, अब हमें एक बड़ा दांव खेलना होगा।
तुम अपने मुखबिरों से कहो कि धंधे के सारे अड्डों की जानकारी इकट्ठा करें, और हां, प्रीति और आंचल की सुरक्षा का भी बंदोबस्त करो। मैं नहीं चाहता कि उन्हें कोई नुकसान पहुंचे। उधर वीरेंद्र सिंह राव को भी खबर मिल चुकी थी। उसका वफादार मनोज प्रीति की धमकी वाली बात लेकर पहुंचा था। राव उस वक्त अपने फार्म हाउस में बैठा था, हाथ में सिगार और चेहरा सख्त। हरीश और किशन भी वहीं मौजूद थे। राव ने गुस्से में सिगार जमीन पर फेंका और दहाड़ते हुए कहा, यह अभिषेक अपने आप को क्या समझता है? उसे लगता है कि वो मेरे धंधे को तबाह कर देगा। मैं उसका तबादला ऐसे इलाके में करवाऊंगा जहां से वो लौट कर ना आए, और अगर उसने बात न मानी तो उसकी जिंदगी ही खत्म कर दूंगा। हरीश ने कहा, साहब, प्रीति को तो हम डरा चुके हैं, लेकिन वो फिर भी उस अभिषेक के पास चली गई। अगर उसने ज्यादा उड़ान भरी तो हम उसे रास्ते से हटा देंगे। राव ने ठंडी मुस्कुराहट के साथ कहा, नहीं, अभी नहीं। अगर प्रीति को कुछ हुआ तो अभिषेक और ज्यादा हमारे पीछे पड़ जाएगा। पहले हमें अभिषेक को ही कमजोर करना है। मैं अपने पुराने दोस्त डीएसपी प्रकाश साहनी से बात करूंगा। वो उसका ट्रांसफर किसी दूर दराज इलाके में करवा देगा। तुम दोनों अपने धंधे को संभालो और प्रीति पर नजर रखो। उधर अभिषेक ने भी एक चाल चली। उन्होंने अपने पुराने दोस्त वकील अनुपम शर्मा को कॉल किया। अनुपम एक तेज तर्रार और ईमानदार वकील था। अभिषेक ने सारी बात बताते हुए कहा, अनुपम, मुझे प्रीति के लिए कानूनी लड़ाई लड़नी है, लेकिन उसके पीछे वीरेंद्र सिंह राव जैसे लोग हैं। मुझे तेरी मदद चाहिए। अनुपम ने हंसते हुए कहा, अभिषेक, जब भी तू किसी मगरमच्छ से भिड़ता है, मेरा ही फोन करता है। ठीक है, मैं केस की फाइल तैयार करूंगा, तू मुझे सारे सबूत दे देना। अभिषेक ने संजय द्वारा इकट्ठा किए गए सबूत अनुपम को भेज दिए। साथ ही उन्होंने एक और चाल चली। उन्होंने एक निडर पत्रकार सुनील वर्मा को कॉल किया। सुनील, मैं चाहता हूं कि तू हरीश, किशन और वीरेंद्र सिंह राव के गैरकानूनी धंधों की खबर अखबार में छाप दे, लेकिन मेरा नाम कहीं ना आए। सुनील ने हंसते हुए कहा, तू हमेशा मुझे आग में फेंकता है अभिषेक, लेकिन ठीक है, सबूत भेज दे, मैं कल के अखबार में बम फोड़ दूंगा। अगले दिन शहर के सबसे बड़े अखबार में पहले पन्ने पर सुर्खियों में खबर थी, शराब माफिया और जमीन का काला कारोबार। चंद्रपुर के दबंगों का वीरेंद्र सिंह राव से गठजोड़ खबर में हरीश और किशन के धंधों का पूरा ब्यौरा था। साथ ही राव के नाम का भी खुलासा हुआ। इस खबर से पूरे शहर में हड़कंप मच गया। राव का फोन लगातार बजने लगा। उसके समर्थक और गुर्गे घबराकर पूछने लगे, अब क्या करना है साहब? राव ने गुस्से में मनोज को बुलाया और चीखते हुए कहा, किसने ये खबर छपवाई? मुझे उस अभिषेक का सर चाहिए। उधर एक रात जब प्रीति अपनी दुकान से लौट रही थी, दो नकाबपोश फिर उसके सामने आ खड़े हुए। इस बार उनकी आवाज ज्यादा सख्त और नियत ज्यादा खतरनाक थी। एक ने कहा, प्रीति, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तूने वो कागजात एसपी को दे दिए हैं ना? अब तू और तेरी बेटी जिंदा नहीं बचोगी। प्रीति ने डरते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। लेकिन उससे पहले कि नकाबपोश कुछ और कहते, पास की गली से एक जोरदार आवाज आई, रुक जाओ। यह संजय था, जो अभिषेक के कहने पर प्रीति की हिफाजत के लिए उसका पीछा कर रहा था। संजय ने अपनी पिस्तौल निकाली और नकाबपोशों की तरफ तान दी। दोनों नकाबपोश भागने लगे, लेकिन संजय ने एक को पकड़ लिया। संजय ने प्रीति को हौसला दिया और कहा, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। उसने पकड़े गए नकाबपोश से पूछताछ शुरू की और जल्द ही पता चला कि उसे हरीश ने प्रीति को डराने के लिए भेजा था। ये जानकारी अभिषेक के लिए एक और हथियार थी, लेकिन वो जानते थे कि असली जंग अब कोर्ट में लड़ी जाएगी। प्रीति की प्रॉपर्टी का मामला कानून के दायरे में लाना था और उसके लिए उन्हें पुख्ता सबूत चाहिए थे। अभिषेक ने अनुपम को बुलाया और प्रीति के पास से मिले कागजात सौंपे। अनुपम ने कागजों को ध्यान से पढ़ा और कहा, अभिषेक, ये दस्तावेजात प्रीति के हक में मजबूत सबूत हैं। इनमें प्रीति के शौहर के नाम पर दर्ज जमीनों का ब्यौरा है, लेकिन हरीश और किशन ने जाली वसीयत बनाकर इन जमीनों को अपने नाम करवा लिया है। हमें कोर्ट में यह साबित करना होगा कि प्रीति पर जबरदस्ती दबाव डाला गया। अभिषेक ने संजीदा लहजे में कहा, अनुपम, यह आसान नहीं होगा। हरीश और किशन के पास राव का सहारा है। वो कोर्ट में बड़े बड़े वकील लाएंगे, हमें कोई कसर नहीं छोड़नी।
अनुपम ने मुस्कुराते हुए कहा, अभिषेक, तुम सबूत जमा करो, बाकी मैं संभाल लूंगा। मधुपुर की जिला कोर्ट का माहौल संगीन था। जज साहब देवेंद्र कुमार अपनी कुर्सी पर बैठे थे। उनकी गैर जानिबदारी की शोहरत पूरे इलाके में थी। कोर्ट रूम में प्रीति, अभिषेक और अनुपम एक तरफ थे, जबकि हरीश और किशन अपने वकील श्रीकांत जोशी के साथ दूसरी तरफ। श्रीकांत जोशीराव का करीबी वकील था, जो अपनी चालाकी के लिए जाना जाता था। सुनवाई शुरू हुई। अनुपम ने प्रीति का मौकफ रखते हुए कहा, मानिए जज साहब, मेरी मुवक्किला प्रीति अपने शौहर की प्रॉपर्टी की हकदार है। उनके शौहर की मौत के बाद उनके जिट और देवर ने धोखे से प्रीति का अंगूठा कागजात पर लगवाया और पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली। हमारे पास असली दस्तावेज हैं जो साबित करते हैं कि ये प्रॉपर्टी प्रीति के शौहर की थी। जज साहब ने कागजात को ध्यान से देखा और फिर श्रीकांत जोशी की तरफ देखकर कहा, आपके मुवक्किलों का इस बारे में क्या कहना है? श्रीकांत जोशी ने आत्मविश्वास से भरे लहजे में कहा, माननीय जज साहब, मेरे मुवक्किलों ने कोई गलत काम नहीं किया। प्रीति ने अपनी मर्जी से प्रॉपर्टी के कागजों पर दस्तखत किए। हमारे पास वो दस्तावेज हैं जिनमें प्रीति का अंगूठा मौजूद है। अनुपम ने फौरन जवाब दिया, जज साहब, प्रीति अनपढ़ है, उसे कागजात का मतलब तक नहीं पता था। मेरे पास गवाह हैं जो साबित करेंगे कि प्रीति को डराया धमकाया गया। श्रीकांत जोशी ने एतराज जताया, जज साहब, मेरे मुवक्किलों के धंधों का इस केस से कोई लेना देना नहीं है। ये कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश है। जज साहब ने दोनों फरीकों को सुनते हुए कहा, मैं इस केस को सिर्फ सबूतों और हकीकतों के आधार पर देखूंगा। प्रीति, तुम कोर्ट के सामने अपनी बात रखो। प्रीति का गला सूख रहा था। उसने अभिषेक की तरफ देखा, जिन्होंने उसे हौसले भरी नजरों से देखा। प्रीति ने हिम्मत जुटाई और कांपती आवाज में कहा, जज साहब, मेरे शौहर की मौत के बाद मेरे जिट और देवर ने मुझे और मेरी बेटी को घर से निकाल दिया। उन्होंने मुझे डराया और कहा कि अगर मैं कागजों पर अंगूठा नहीं लगाऊंगी तो वो मेरी बेटी को मार देंगे। मैं अनपढ़ हूं, मुझे नहीं पता था कि वो कागज क्या हैं। प्रीति की बात सुनकर कोर्ट में सन्नाटा छा गया। जज साहब देवेंद्र कुमार ने संजीदा नजरों से हरीश और किशन को देखा, जो अपनी जगह पर बेचैन हो रहे थे। जज साहब ने कहा, मैं इस मामले की गहराई से जांच करना चाहता हूं। अगली सुनवाई में दोनों फरीक अपने गवाह और अतिरिक्त सबूत पेश करें। तब तक प्रीति और उसकी बेटी को पूरी हिफाजत दी जाए। कोर्ट से निकलने के बाद अभिषेक ने प्रीति को हौसला दिया, प्रीति, तुमने बहुत अच्छे से अपनी बात रखी। अब तुम फिक्र मत करो, मैं और अनुपम बाकी सब संभाल लेंगे। प्रीति ने शुक्रिया भरी नजरों से कहा, साहब, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कोर्ट में अपनी बात कह पाऊंगी। ये सब आपकी वजह से हुआ। अभिषेक ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तुम्हारी हिम्मत की जीत है प्रीति। अब तुम अपनी आंचल का ख्याल रखो। लेकिन अभिषेक को अंदेशा था कि वीरेंद्र सिंह राव और उसके गुर्गे अब और खतरनाक कदम उठाएंगे। उन्होंने संजय को फोन करके प्रीति की हिफाजत बढ़ाने का हुक्म दिया। साथ ही उन्होंने सुनील वर्मा से राब्ता किया और कहा, सुनील, तुम्हारी खबर ने राव को बैकफुट पर ला दिया है, लेकिन अब हमें और सबूत चाहिए। अगर तुम उनके शराब के धंधे की कोई पक्की जानकारी जमा कर सको तो हम इन लोगों को जड़ से उखाड़ सकते हैं। सुनील ने जवाब दिया, अभिषेक, मैं अपने कुछ सूत्रों से बात कर रहा हूं, जल्द ही तुम्हें कुछ बड़ा मिलेगा। अब अभिषेक का दिल सिर्फ प्रीति के इंसाफ तक महदूद नहीं रहा था। प्रीति की हिम्मत, उसकी सादगी और आंचल के लिए उसका अटूट प्यार अभिषेक के दिल को छू गया था। वो प्रीति की हर छोटी बड़ी बात पर गौर करने लगे थे। जब वो आंचल को गोद में लेकर हल्के से लोरी गाती थी, जब वो डरते हुए भी कोर्ट में सच बोलने की हिम्मत जुटाती थी, या जब वो अभिषेक की बातों को सुनकर हल्का सा मुस्कुराती थी। अभिषेक को एहसास हो गया था कि ये सिर्फ हमदर्दी नहीं थी, ये प्यार था। लेकिन अभिषेक एक सख्त और अनुशासन वाले पुलिस अफसर थे। उनके लिए अपने दिल की बात कहना आसान नहीं था। वो कई बार प्रीति से अकेले में मिलने की सोचते, लेकिन हर बार उनकी हिम्मत जवाब दे जाती। उन्हें लगता कि शायद प्रीति उनके इस प्यार को गलत समझे। फिर भी अभिषेक का दिल बेचैन था। उन्होंने एक रात अपने बंगले में बैठकर एक चिट्ठी लिखी, प्रीति, मैं नहीं जानता कि यह कहना सही है या नहीं, लेकिन मेरे दिल को अब छुपना नहीं आता। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा
तुम्हारी आंखों में सिर्फ दर्द और मजबूरी दिखाई दी। लेकिन जैसे जैसे मैंने तुम्हें जाना, मुझे तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी सादगी और तुम्हारा प्यार दिखाई दिया। आंचल के लिए और शायद कहीं ना कहीं मेरे लिए भी। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं प्रीति। ये प्यार कोई मजबूरी नहीं, बल्कि मेरे दिल की सच्चाई है। मैं जानता हूं कि तुम्हारी जिंदगी आसान नहीं रही और मैं तुम पर कोई बोझ नहीं डालना चाहता। अगर तुम मेरे इस प्यार को कबूल कर सको तो मैं तुम्हें और आंचल को हमेशा खुश रखने की कसम खाता हूं। लेकिन अगर तुम्हारा जवाब ना है तो भी मैं तुम्हारी मदद करता रहूंगा, क्योंकि तुम मेरे लिए हमेशा खास रहोगी। अभिषेक ने चिट्ठी को एक लिफाफे में बंद किया और उसे संजय के हाथों प्रीति को भिजवा दिया। संजय ने लिफाफा प्रीति को देते वक्त हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, प्रीति, ये साहब ने तुम्हारे लिए भेजा है, ध्यान से पढ़ना। प्रीति ने लिफाफा लिया, लेकिन उसका दिल उलझन में था। उसने आंचल को सुलाने के बाद लिफाफा खोला और चिट्ठी पढ़ी। हर लफ्ज उसके दिल को छू गया। उसकी आंखें नम हो गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अभिषेक जैसा इंसान जो इतनी बड़ी पोजीशन पर है उससे प्यार कर सकता है। लेकिन साथ ही उसे डर भी था। वो खुद को अभिषेक के लायक नहीं समझती थी। उसने चिट्ठी को सीने से लगाया और सोच में डूब गई। अगली सुनवाई का दिन आ गया। जज देवेंद्र कुमार के सामने कोर्ट रूम में दोनों फरीक फिर से आमने सामने थे। इस बार अनुपम पूरी तैयारी के साथ आए थे। उनके पास एक गवाह रामेश्वर चाचा की गवाही थी, जो उस दिन मौजूद थे जब हरीश और किशन ने प्रीति को धमकाया था। इसके अलावा सुनील वर्मा ने शराब के धंधे के ठिकानों की तस्वीरें और सबूत जमा किए थे, जो अभिषेक ने कोर्ट में पेश किए। अनुपम ने अपनी दलील शुरू की। माननीय जज साहब, मेरी मुवक्किला प्रीति को उसके हक से महरूम करने के लिए हरीश और किशन ने न सिर्फ धोखा दिया, बल्कि उसे और उसकी बेटी को जान से मारने की धमकी भी दी। हमारे गवाह रामेश्वर उस दिन मौजूद थे जब प्रीति को जबरदस्ती कागजात पर अंगूठा लगवाया गया। इसके अलावा हमने ये भी साबित किया है कि हरीश और किशन गैर कानूनी धंधों में शामिल हैं, जिससे उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठता है। रामेश्वर ने कोर्ट में गवाही दी और साफ साफ बताया कि कैसे हरीश ने प्रीति को डराया था। उसकी गवाही ने कोर्ट रूम में सनसनी मचा दी। श्रीकांत जोशी ने रामेश्वर की गवाही को झूठा साबित करने की कोशिश की, लेकिन उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था। कई घंटों की बहस और गवाहियों के बाद जज साहब ने अपना फैसला सुनाया। इस कोर्ट का मानना है कि प्रीति के साथ धोखाधड़ी और जबरदस्ती हुई। हरीश और किशन ने गैर कानूनी तरीके से प्रॉपर्टी अपने नाम करवाई। हर साल इसलिए कोर्ट हुक्म देती है कि प्रीति को उसके शौहर की पूरी प्रॉपर्टी वापस दी जाए। इसके अलावा हरीश और किशन को गैर कानूनी शराब के धंधे और धमकी देने के जुर्म में मुकदमे की सजा दी जाती है। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। प्रीति की आंखें खुशी और राहत के आंसुओं से भर गईं। अभिषेक ने उसकी तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान दी। हरीश और किशन को हथकड़ी पहनाकर कोर्ट से बाहर ले जाया गया, जबकि वीरेंद्र सिंह राव की कुर्सी अब डगमगाने लगी थी। कोर्ट से बाहर निकलने के बाद प्रीति ने अभिषेक के सामने हाथ जोड़कर कहा, साहब, आपने मेरे लिए जो किया वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। मेरी और आंचल की जिंदगी आपकी वजह से बदल गई। अभिषेक ने हल्के से कहा, प्रीति, ये तुम्हारी हिम्मत की जीत है। मैंने तो बस अपनी ड्यूटी निभाई है। प्रीति ने एक पल रुककर कहा, साहब, मैंने आपकी चिट्ठी पढ़ी। अभिषेक का दिल धड़क उठा। प्रीति ने आगे कहा, मैं इस लायक तो नहीं कि आप जैसे इंसान की बीवी बनूं। तब अभिषेक ने नरम लहजे में कहा, प्रीति, तुम्हारा दिल और तेरी हिम्मत तुम्हें हर इज्जत के लायक बनाते हैं। बस इतना बता, क्या तुम मेरे साथ अपनी और आंचल की नई जिंदगी शुरू करना चाहती हो? प्रीति की आंखों में आंसू चमके, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया और बोली, हाँ साहब, मैं मान गई। कुछ महीनों बाद मधुपुर के एक छोटे से मंदिर में अभिषेक और प्रीति की शादी हो गई। आंचल अपनी मां के साथ फूलों से सजी डोली के पास हंसती खेलती रही। वक्त गुजरा और अभिषेक, प्रीति और आंचल के घर में एक नन्हा मेहमान आया, उनका बेटा आरव। प्रीति अब न सिर्फ अपनी जमीन की मालकिन थी, बल्कि एक खुशहाल घर की रानी भी। अभिषेक ने अपनी ड्यूटी के साथ साथ अपना वादा निभाया।